नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। आज के प्रोग्राम में दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी है और पहला मुद्दा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सनसनीखेज है ये राजस्थान से है। और राजस्थान में एक मुस्लिम परिवार क्यों आखिर हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सब्जेक्ट का पहला मुद्दा यही है, लेकिन पहले जो जानकारी देंगे, लीड स्टोरी हमने आपको बता दी कि राजस्थान का एक मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म क्यों अपनाना चाहता है। लेकिन इससे पहले आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, ये एक ब्रीफ जानकारी हम आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में से जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सामने आया है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पूरा भाषण हम आपके सामने नहीं पढ़ेंगे और वो आपने देख भी लिया होगा, कल न्यूज़पेपर्स में भी बाकी डिटेल्स आ जाएंगी किस तरह कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया है और कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है और राहुल गांधी के बारे में भी तंज कसा है कि एक प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की ये स्थिति है कि अब उनकी दुकान के ऊपर ताला लगने वाला है। साथ ही मोदी ने अपने इस 10 साल जो कार्यकाल है इसकी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई है, कांग्रेस की जो विफलताएं रही हैं और कांग्रेस के जो कुछ पॉलिटिकल जो मिस्टेक्स बोल लीजिए या मिजरेबल एक्शंस बोल लीजिए, उसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ बोला, रेखांकित किया, पंडित नेहरू को भी आरोपित किया। और दोनों मुद्दों के लिए, एक जम्मू कश्मीर का और एक भारत की ये जो घपले घोटालों की, भ्रष्टाचार की बात है, दलालों की बात है, डिजिटल पेमेंट के जरिए ये आरोप लगाया कि हम जो पैसा भेजते हैं वो पूरा जाता है, जबकि कांग्रेस की सरकारों में 1 रुपये में से 15 पैसा जाता था। साथ ही जवाहरलाल नेहरू के साथ में इंदिरा गांधी के ऊपर भी आरोप लगाए और तंज कसे और ये भी कहा कि इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता की तरह भारत की जनता को अक्षम समझा और कभी भी भारत की जनता के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर भरोसा नहीं किया। जिस तरह से पंडित नेहरू भारतीय कौम को, भारतीय लोगों को नीचा देखते थे और इंदिरा गांधी ने भी लाल किले से यही कहा लगभग। और इसका कारण प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि कभी भी कांग्रेस ने जनता को जनता समझा ही नहीं बल्कि वोटर समझा और ये भी समझा कि भाई हम राज करने के लिए आए हैं और ये जो रियाया है, जो जनता है, ये हमारी प्रजा है, ये हमें वोट देकर राजा बनाती रहेगी। तो राजा का मतलब परिवारवाद, एक ही परिवार के लोग आते रहे और इस तरह से उन्होंने और भी कई बातें की। लेकिन साथ ही एक बात और उन्होंने इम्पोर्टेंटली कही कि आज का जो विपक्ष है वो अब अगले 50 साल भी पक्ष में नहीं हो सकता। यानी पक्ष जो ट्रेजरी बेंच है, सत्ता पक्ष जो है, हाँ पक्ष जो है, इसमें आ नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो हम भी बड़े लंबे समय तक विपक्ष में रहे और लेकिन जनता के आशीर्वाद से अब ये हो गया है कि पुराना जो सत्ता दल था वो अब सिमट गया है और आगामी जो चुनाव है 2024 का, इसमें विपक्ष की स्थिति ये होगी कि वो दर्शक दीर्घा में बैठने लायक हो जाएगा। ये मोदी ने आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कही कि आगामी चुनाव में एनडीए को 400 के पार सीटें मिलेंगी और 350 के आसपास बीजेपी को मिलेंगी, 370। मतलब हालांकि ये 400 प्लस जो बात चल रही है, ये हो सकता है कि अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं 350 सीटों की बात तो समझ में आती है, लेकिन 400 यदि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तो कोई कार्य योजना उनके दिमाग में होगी, देखने वाली बात रहेगी। चुनाव जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें इतनी भारी मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार के बावजूद और सारा होने के बावजूद, जिस स्टेट की खबर अभी हम आपको देने जा रहे हैं राजस्थान की, वहाँ पर भी हमारा भी अनुमान 110 से 15 का था और हमने कई टीवी चैनल्स पे भी, दूसरे चैनल्स पे भी कहा कि 115 का मामला बैठ रहा है, 110 प्लस, तो 115 के आसपास सीटें। बट बहरहाल आज की बात संसद की है, तो संसद के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ हम जो ध्यान दिलाना चाहते हैं वो क्या है असल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा
कि हमारी जो थर्ड टर्म होगी इसमें हम बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। अब ये जो संकेत हैं, ये जो इशारे हैं, ये कौन से फैसलों की तरफ हो सकते हैं? अब इसमें बहुत सारे जो सतही तौर पर तैरते हुए मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ से, यानी या हम यदि और भी पीछे जाएं तो जो मातृ संगठन है आरएसएस, वहाँ उनकी जो सोच है, उनके जो पुराने जो स्लोगन्स हैं, या जिन स्लोगन्स के आधार पर, जिन नारों के आधार पर आरएसएस, बाद में जनसंघ, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूवमेंट, जिसको आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना वो मानती है, एक ध्येय वाक्य मानती है, और अंत्योदय की बात भी पंडित दीनदयाल ने की थी, एकात्म मानववाद की बात। तो ये जो स्लोगन्स हैं, या हम और आगे बढ़कर बात करें तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम की कश्मीर वाला मुद्दा, जो कि 370 वाला तो हो ही गया लगभग, लेकिन अभी भी 370 हटने के बावजूद कई काम जम्मू कश्मीर में होने बाकी हैं, जो सरकार बहुत धीमी गति से कर रही है। दूसरा हो सकता है यदि मुद्दा, तो पुराना मुद्दा राम मंदिर का था, जो कि टेकअप तो साधु संत समाज ने किया हुआ था, लेकिन बाद में इसको आरएसएस ने टेक ओवर किया एक तरह से, और आरएसएस इसको लेकर आगे बढ़ा। अब बात यह है कि अब नया क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। मोदी ने आज जो कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे, तो इस दौरान मोदी का जो इशारा और चेहरे का जो कॉन्फिडेंस था, और जो बात बॉडी लैंग्वेज से सामने आ रही थी, वो बात कुछ और है। अब इसमें हम अभी प्रिडिक्ट करें तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पार्टी विद द डिफरेंस के नाम से आई, हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी नजर आती है। कांग्रेस के जो चलाए प्रचलन है, जैसे कि अंग्रेज जब गया, ब्रिटिश हुकूमत जब गई, तो जो प्रचलन चल रहा था वही कांग्रेस ने चलाए रखा। कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं था, कोई मौलिक काम नहीं हुआ। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो जो आपको चेहरे दिखते हैं, आप देखिए जरा उनको, कांग्रेस से गए हुए बहुतायत चेहरे हैं इनके पास। एक दो, परिपाटी ब्यूरोक्रेसी, वही सिस्टम, वही सैल्यूट कल्चर, ये अभी भी कायम है। तो इसको हटाना तो अभी पॉसिबल इनके लिए भी नहीं है। सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर दें, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि हम यदि बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री शब्द है प्राइम मिनिस्टर का पर्यायवाची। हमारे यहां का प्रधानमंत्री शब्द नहीं है, हमारे यहां का शब्द है महामंत्री। लेकिन चूंकि ब्रिटिश हुकूमत थी, तो वहां चर्चिल पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उसी का ट्रांसलेशन नेहरू जी ने ले लिया, क्योंकि नेहरू जी का कंपटीशन भी था चर्चिल से। तो वो कॉपी बनने की होड़ में कि नाउ आई एम द पीएम, तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात, मंत्री परिषद का भी जो स्ट्रक्चर है। तो बहरहाल हम बात यहां यह करना चाह रहे हैं कि मोदी किन बड़े कामों की तरफ इशारा कर रहे थे, ये कौन से काम हो सकते हैं। तो इसमें यदि भारत में कोई काम बड़ा होना चाहिए, तो वो ये होना चाहिए कि एक तो भारत में ये जातिवाद का जो जहर है, जातियां आपस में लड़ भिड़ती हैं, ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि जातियां हमारा संस्कार नहीं थी, हमारी व्यवस्था में नहीं थी। हमारे व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था जरूर थी, लेकिन जाति का जो आज का जो स्वरूप है वो गलत था। प्रोफेशन के हिसाब से वर्ण थे, जैसा व्यक्ति कर्म कर रहा है उस कर्म के हिसाब से उसका वर्ण बनता था। और यदि हम और आगे बढ़कर बात करें तो इस व्यवस्था के कुछ फायदे भी थे। जैसे कि मान लीजिए कोई संगीतकार है, कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला है, अब उसके घर में जब बच्चे बड़े होते हुए होंगे तो वो देखते हैं, सीखते हैं। कोई वास्तुकला करता है, कोई मूर्ति कला करता है, कोई नक्काशी करता है, कोई पेंटिंग करता है, तो उसको घर से सीखता है, उसके एक तरह से परिवार की रगों में आ जाता है वो, उसको कहीं और ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मास्टरी के लिए फिर और भी वो अपने गुरुओं के पास जाते थे लोग।
तो हर प्रोफेशन में सुनारी का काम करना है, गोटे किनारी का काम करना है, ये काम। अच्छा, इन सभी कामों में जो हुनर के सारे काम हैं, ये सारे काम बचपन में सीखे जाते हैं। बचपन की जो मासूमियत है वो इन कामों को अमिट छाप उनके दिमागों के ऊपर छोड़ देती है। पका घड़ा जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है। विद्या का जो असर है वो शुरुआत में दिखता है। और आप आज भी यदि किसी को डायरेक्ट एमए करने के लिए कहें, डायरेक्ट एमबीए करने के लिए कहें, तो कर सकता है क्या? एक बार की तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। और हमारे यहाँ बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनके परिवारों में ऐसी कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस सेगमेंट को तराशा। तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है, इसके ऊपर कुठाराघात होना चाहिए यदि प्रधानमंत्री या महामंत्री मोदी कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, ये जो ईडब्ल्यूएस का झुंझुना दिया है ये काम का नहीं है। और एससी एसटी रिजर्व क्लास जो हैं, ओबीसी हैं, इनको भी आरक्षण का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इसके साथ में एक एडिशनल व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि उनके परिवारों को भी थोड़ा एजुकेशन के नाम पर कुछ ये फैसिलिटी दी जाए जिससे कि वो एजुकेशन पा सकें। वो आज बहुत परिवार ऐसे हैं एससी एसटी में भी, दलित अति दलित में भी, कि उनके परिवारों के 3-4 पुश्तें निकल गई आज़ादी के बाद, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो इनमें भी संपन्न हो गए, जो क्रीमी लेयर हो गई, वही फायदा उठा रही। कोचिंग इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, वहां जाना, पढ़ना, करना, हर चीज के लिए संसाधन चाहिए। कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई बहुत गरीबी से उठकर निकल गए थे, ऐसा नहीं है। ये लोगों की बहुत गलतफहमी है। कोई आम परिवार का व्यक्ति भीमराव अंबेडकर नहीं बना है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून वाले लोग ज्यादा बने हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और ये जो एक समाज में विद्रूपता आ गई है, जिससे समाज आपस में बातचीत ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक दूसरे को पीछे से गालियां बकी जा रही हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है। किसी मान लीजिए सो कॉल्ड ऊंची जाति, पहली बात तो ये कहना गलत हो जाना चाहिए, वही अंग्रेजों के फॉर्मेट हैं, नाम, पिता का नाम, जाति, ये क्या है? तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरा काम, हम अंदाजा लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कार्ड नहीं खोले हैं, इशारा दिया है। और इशारे क्या क्या हो सकते हैं? तो इनमें ये भी एक बड़ा काम हो सकता है जो सोचा गया हो। दूसरा काम ये हो सकता है कि हर व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो 2 साल की, 3 साल की, 4-5 साल, कुछ भी हो, मैंडेटरी होनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा काम हो सकता है वो ये कि ये जो आंकड़ेबाजी है सरकार की, इससे दूर हट के देखा जाए कि रियल ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। पहले राजा महाराजा जो थे, रूलर्स जो थे, हम राजा महाराजा के नाम पर तो इतना बदनाम कर दिया रूलर्स को। रूलर्स जो थे वो निकलते थे, आम आदमी की तरह निकलते थे, भेष बदल कर निकलते थे, यानी पहचान छुपा कर निकलते थे। आज कह रहे हैं कि एमएसएमई को इतना हमने दे दिया है लोन, नए उद्यमियों को दे दिया है। आप जरा ग्राउंड रियलिटी पे तो जाएंगे कि बैंक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन नहीं दे रहा है। इतने कागज बनाने के लिए आपने सरकार में छोड़ रखा है कि आम आदमी तंग हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप बैंक के पास लोग जाएं तो बैंक उनसे कम से कम फॉर्मेलिटी कराकर और लोन दे, तब तो कोई बिजनेस हो सकता है। अदरवाइज गारंटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कोलेटरल सिक्योरिटी लाओ, आपके पास क्या है, तो रीपेमेंट का क्या होगा? तो फिर आप किस बात की मेहरबानी कर रहे हैं? दूसरी बात, ये जो जमानती वाला सिस्टम है, कोर्ट्स वाला, इसको भी डील विद किया जाना चाहिए। जमानती की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंडियन आइडेंटिटी कार्ड है उसके पास में, पुलिस आपके पास में है, वो जमानत, क्या जरूरत है उसको जमानत? अभी भी वैसे भी जमानत यदि उसकी खारिज होती है, जमानत जब्त होती है, तो पुलिस ही जाती है, तो बाद में भी चली जाएगी। क्यों हरेस किया जा रहा है? आजकल जमानती कौन मिलता है? मिलता है तो कोई या तो पैसे देके मिलता है,
या कोई फर्जी मिलता है। तो जमानत किस बात की? यह एक्सटॉर्शन का कानून था जो इस्लामिक आक्रांताओं ने लगाया, बाद में अंग्रेजों ने भी उसको जारी रखा। और इसलिए जामीन बुलाए जाते थे कि जामीन को तंग करके, जमानती को तंग करके उसका धर्म परिवर्तन करा लिया जाए, उसको अपने फेवर में कर लिया जाए। बहुत अत्याचार हुए हैं इस बारे में, लेकिन आज उनका मौका नहीं। तो ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं। और साथ ही भारत विकसित देश बनाने की जो बात है, थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मोदी जी, इसके लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको डील किया जाना बहुत जरूरी है। आम आदमी की जिंदगी को लेकर बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है। विकसित तो हम हो सकता है, 5वीं तो इकोनॉमी हो ही गए, लेकिन जो स्टैंडर्ड आम आवाम का होना चाहिए वो नहीं है। आम आवाम तंग है, परेशान है। सड़कें इस तरह से हैं शहरों की, कस्बों की, कि जैसे कोई जंगली जानवर छोड़ दिया हो पीछे, लोग भाग रहे हैं बेतहाशा। कोई शऊर नहीं है लोगों में। ट्रैफिक लाइट्स तक का कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स पर लोग रुकना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वीआईपीज को देखते हैं, वो नहीं रुकते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आप लोग आते हैं वीआईपीज, सड़कें जाम करा देते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप छोटे जो वायुयान होते हैं उनका इस्तेमाल करिए, जहां आपकी डेस्टिनेशन है वहां आप लैंड करिए। और यदि जाने की जगह नहीं है तो अवॉइड करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें। जब आप डिजिटल बनाना चाहते हैं इंडिया को, तो वीडियो वॉल लगा दीजिए। ये हरेसमेंट है पब्लिक का। पब्लिक को यूं लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। ये कुछ काम हो सकते हैं। हालांकि मोदी ने गारंटी दी है कि वो थर्ड टर्म में आ रहे हैं, और थर्ड टर्म में आने का मतलब है, उनका यह भी कहना था कि राष्ट्र निर्माण में हम कुछ काम करना चाहते हैं, और विपक्ष का आह्वान किया उन्होंने कि राष्ट्र निर्माण में साथ मिलकर काम करिए। तो आज मोदी का यह भाषण चर्चाओं का विषय है। आप भी कयास लगाइए, आप भी सुझाव दीजिए प्रधानमंत्री को कि क्या और काम ऐसे होने चाहिए जिससे कि भारत वाकई सुदृढ़ तरीके से, रियल मैनर में, वास्तविक स्वरूप में विकसित राष्ट्र बन सके, जहां दैहिक, दैविक, भौतिक सभी तरह की तरक्की हो सके। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये आयाम होते हैं व्यक्ति के, समाज के। इन सब के ऊपर काम होना चाहिए, और वो तभी होगा जब बातों से नहीं, आचरण से काम करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें हैं जो आचरण में आई कम है, लानी तो चाहिए। और आचरण की जहां बात चल रही है, एक गलत आचरण की वजह से राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार ने ये कहा है कि वो अब तंग होकर हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं। कहानी असल में गत वर्ष जुलाई से शुरू होती है। ये राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ के पास के एक गांव की कहानी है, और इस कहानी में एक नाबालिग लड़की पात्र है। उसके पिता ट्रक ड्राइवर है। उसी कम्युनिटी के, मुसलमान कम्युनिटी के ही 2 युवक इस नाबालिग लड़की के घर आते हैं रात को। दरवाजा खटखटाते हैं और ये कहते हैं कि उनके पिता ने कुछ रुपए भेजे हैं, वो आकर ले लो। घर में मां, नाबालिग की बड़ी, सबसे बड़ी लड़की, ये निकलकर बाहर चली जाती है। मुसलमान कम्युनिटी के यानी उसी के हमकौम 2 युवक, इरफान और आदिल। इरफान और आदिल ने इस लड़की को मुंह पे कपड़ा ढक के पकड़ा और अगवा करके, अपहरण करके ले गए। इरफान और आदिल उर्फ दिल्ला ने बारी बारी से किसी अपनी हमकौम लड़की से रेप किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह गत वर्ष लड़की लुटी पिटी घर पहुंची। घर पे अपने मां को बताया। मां ने उसके चाचा को बताया कि यह हुआ। चाचा पुलिस थाने पहुंची, लेकिन तब यहां सरकार कांग्रेस की थी, और इस इलाके से जो विधायक
थी वो भी मुस्लिम, और इस विधायक थी लेडी के पति भी वहां के विधायक रह चुके। इस वक्त यदि हम बात करें मौजूदा समय की, अभी जो चुनाव हुए, इसमें वो जो विधायक थी उसका पति विधायक है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 1.5 साल तक परिवार और बेटी रोती बिलखती रही। सॉरी, 1.5 महीने तक, 1.5 महीने तक परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अल्टीमेटली पुलिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया और इरफान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आदिल उर्फ दिल्ला खुला छुटा घूमता रहा, और न केवल खुला घूमता रहा, और इरफान और उसके परिवार ने इस परिवार के ऊपर पत्थर बरसाए, इस परिवार के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाया। लड़की बेइज्जत हुई, साथ ही में इस तरह के आरोपों से भी जार जार हुई। दास्तां ऐसी कि किसको सुनाए। और अब हो चुके हैं इस घटना को, आप देखिए जरा, 9 महीने तक ये आदिल उर्फ दिल्ला सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। आज ये मामला सामने क्यों आया? आज सोमवार को अलवर एसपी आनंद कुमार के पास में इस परिवार ने वापस से फरियाद लगाई और ये कहा कि इसमें चूंकि पॉलिटिकल दबाव है, राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण है आरोपियों को, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है और आप हमारी मदद करें। एसपी ने कहा कि इसकी अब हम दोबारा से एक बार जांच कराएंगे। आश्वासन दिया कि हम एक बार इसकी मतलब थोड़े अपर लेवल पर जांच कराएंगे और इसमें आपको न्याय मिलेगा। ये तब मीडिया के सामने आई खबर। अब मीडिया ने जब बात की पीड़ित परिवार से, तो पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारी ही कौम के लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं, इसलिए अब हम हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मुस्लिम कम्युनिटी में न्याय नहीं मिल रहा है। ये इलाका अलवर के उन इलाकों में शामिल है जो मेवात का इलाका कहलाता है। अभी हाल में पिछले वर्ष हमने भी रिपोर्टिंग की थी, मेवात में जो दंगे हुए नूह में, उनके ऊपर। ये गोकशी के लिए पूरे भारत में गाय की हत्या करने के लिए बदनाम इलाका है। यहां मेवाती जो मुसलमान हैं ये गोकशी करते हैं, गाय खाते हैं। न केवल गाय खाते हैं बल्कि गायों का आदान प्रदान यानी बेचना करना, व्यापार कारोबार करते हैं। गायों का मीट दिल्ली तक जाता है, देश के अन्य राज्यों में भी जाता है, और यहां तक कि यहां से गई हुई गायें बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए और दूसरी ट्रिब्यूटरी नदियों के जरिए गायों को वहां ले जाया जाता है। ये मेवात का इलाका है, मेवाती मुसलमान हैं, पहले ये हिंदू थे। सल्तनत काल में यानी गुलाम वंश के दौरान जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, तो इल्तुतमिश को दिल्ली के आसपास के जो ये इलाके थे, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये इलाके बहुत परेशान रखते थे, क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो हालांकि इतने यूनाइटेड तो नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि कोई विदेशी ने आकर, कोई आक्रांत ने आकर उनकी गद्दी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो चूंकि यहाँ के लोगों की गद्दी थी पहले वहाँ, तो तंवर वंश हो, तोमर वंश हो, चाहे चौहानों का, इसके पहले भी और वंश थे। लेकिन हालांकि हिंदू पक्ष उस वक्त बाहर से आए हुए इन आक्रांताओं की युद्ध की शैली को नहीं भांप पाया, नहीं समझ पाया। हिंदू वीर नहीं थे, ये नहीं आप कह सकते हैं, हिंदू महावीर थे, ये कायर थे, बर्बर थे, लेकिन युद्ध की जो शैली थी वो डिफरेंट मिली हिंदुओं को, क्योंकि उसमें गच्चा ज्यादा था, धोखा ज्यादा था, तकैया ज्यादा था, और ये वहां से लेकर आए थे इसको, क्योंकि वहां इजाद हो चुका था। और इस इजाद होने के पीछे जो क्रूसेड की वॉर्स थी वो, प्लस यूरोपियन जो वॉर्स थी वो, प्लस इससे पहले जो ग्रीक्स ने जो शैली अपनाई वो, बाद में पर्शियंस ने अपनाई वो, तो कुल मिलाकर इनके पास नई नई शैली आ रही थी। भारतीय वीरों के पास में खिड़कियां बंद थी। भारतीय वीरता को भी ईश्वर के उसमें रखते थे, धर्म के आधार पर रखते थे कि वीर वो है जो गरीब की रक्षा करे, जो निहत्थे के ऊपर हथियार ना उठाए, जो समय अनुकूल परिस्थिति पर ही वॉर करे। यदि रात का समय है तो वो वॉर नहीं करेगा, पीठ को किसी ने दिखा दी तो वो वार नहीं करेगा, उसके ऊपर तलवार नहीं चलाएगा।
ये सेट नियम थे। तो ईश्वर प्रदत्त वीरता को हमने धर्म रक्षण के लिए इस्तेमाल किया। अब वो धर्म रक्षण में धर्म इतना आड़े आ गया कि ये जो कायर किस्म के लोग थे, जो भेड़ियों की तरह झुंडों में आते थे और आर्य पद्धति से जीने वाले जो हमारे ये लोग थे, जो खेती और वीरता के कर्म को बराबर से करते थे, किसानी का कर्म और वीरता का कर्म, यानी वो सैनिक भी होगा और किसान भी होगा। राजा जनक किसान भी थे और शूरवीर भी थे, उस परंपरा के लोग थे और स्कैटर्ड रहते थे। स्कैटर्ड बस्तियों के ऊपर कब्जा करना, फिर उनको कन्वर्ट कर लेना, इस तरह का काम यहां था। इल्तुतमिश के जमाने में ये जो क्षत्रिय वंश का मेवात था, इसको कन्वर्ट किया गया और इल्तुतमिश ने खुद ने डेरा डाला, जिसको कहा जाता है ना कि इल्तुतमिश को ये मुसलमान जो हिस्टोरियंस हैं, इरफान अबीब टाइप के, बड़ा वो बताते हैं। हालांकि गुलाम वंश कहते हैं, अभी भी उनको गुलाम ही मानते हैं। मुगल्स, ये मुगल्स के ज़्यादा करीब हैं असल में। सेंट्रल एशिया से अपनी रूट्स ज़्यादा ढूंढते हैं, अफगानिस्तान से नहीं। ये तो लोकल गुलाम थे, गोरी वगैरह के। तो ये जो हिस्टोरियंस हैं, ये इल्तुतमिश को लिखते हैं कि वो बहुत मॉडर्न किस्म का जो था कि साहब रजिया सुल्तान को अपनी बेटी को बनाया उसने, जबकि इन्हीं के लोगों ने रजिया सुल्तान को मरवा दिया, क्योंकि बेटी होना। अभी वो जो मुल्ला चुनाव लड़ रहा है पाकिस्तान में, वो बेनजीर भुट्टो को बोला कि हमें औरत की गुलामी पसंद नहीं है। तो आप देखिए जरा ये किस तरह के लोग हैं। और यदि हम और आगे बढ़कर बात करें तो इल्तुतमिश ने हर दिन 1-1 लाख लोगों की कन्वर्शन कराए हैं, पकड़ पकड़ कर जबरिया। तो ये निहत्ते क्षत्रिय आज की मेवाती मुसलमान हैं। गाय इनके लिए पूजनीय थी। जिस गाय का मांस खिलाकर इनको कन्वर्ट किया गया, आज उसी गाय का मांस खाकर ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आज उसी गाय का कारोबार करके ये वहां पर अशांति फैलाते हैं। इसी मेवाती परिवार की ये दास्तां थी। 14 साल की नाबालिग लड़की, उसके साथ बलात्कार, और इन्हीं के हमकौम लोगों ने किया पथराव। और ये सब रवायती है, पत्थर बरसाना। ये अलवर के मेवात इलाके के रामगढ़ के एक गांव की कहानी। देखना यह होगा कि इसको न्याय मिलता है क्या, और न्याय मिलने के बाद क्या वो इन भेड़ियों के साथ रहना पसंद करेंगे या कि एक सभ्य समाज की तरफ अग्रसर होंगे। ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये था आज का प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।